हेलो फ्रेंड्स, एलिस साइंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं मानव तंत्र के अंतर्गत जनन तंत्र के बारे में। जनन सजीवों में होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है। अर्थात जीवों में अपने समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जैसे कि अगर कोई गाय है तो उसकी संतति गाय ही होती है, बकरी है तो उसकी संतति बकरी ही होती है। तो अपने समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाएगा। और जनन जीवों में आवश्यक है उनकी संख्या बनाए रखने के लिए। जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक के द्वारा संतति उत्पन्न होती है, अर्थात केवल एक ही जनक होगा और उसे संतति उत्पन्न हो जाएगी। जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, एक कोशिकीय के जो जीव होते हैं, अगर उनको हम काट दें तो वो दो अलग अलग जीव का निर्माण कर लेते हैं, तो वह अलैंगिक जनन है। लैंगिक जनन में दो जनकों के द्वारा संतति उत्पन्न होती है, अर्थात नर एवं मादा के द्वारा संतति का निर्माण होता है, तो उसको हम कहेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन है ये अलैंगिक जनन की तुलना में जटिल होता है। इस चैप्टर में हम केवल लैंगिक जनन के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम मानव के तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए मानव का जनन तंत्र है उसको हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे, नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र। आइए नर जनन तंत्र के बारे में विस्तार से जानते हैं। नर जनन तंत्र है ये श्रोणि भाग में स्थित होता है। इसी तरह जो मादा जनन तंत्र है ये भी श्रोणि भाग में स्थित होता है। श्रोणि भाग को हम कुल्हे का क्षेत्र भी कह सकते हैं या हिप रीजन भी कहलाता है। नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र के प्रमुख अंग वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि तथा शीसन है। आइए नर जनन तंत्र को हम चित्र के द्वारा समझते हैं। ये जो दिया गया जो आपको चित्र है ये नर जनन तंत्र का है। इसमें दो अंडाकार जो संरचनाएं दिखाई दे रही है उनको वृषण कहते हैं। वृषण के ऊपर की ओर स्थित होता है अधिवृषण। अधिवृषण से एक पतली लंबी नलिका निकलती है जो शुक्रवाहिनी कहलाती है। शुक्रवाहिनी मूत्राशय के पास शुक्राशय में खुलती है। शुक्राशय और शुक्रवाहिनी आपस में मिलकर स्खलन वाहिनी बनाती है। यह स्खलन वाहिनी मूत्र मार्ग से जुड़ी हुई रहती है और मूत्र मार्ग के दोनों ओर अखरोट के समान दो ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, और मूत्र मार्ग शीशन के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। आशा करते हैं कि आपको ये सभी नाम याद हो गए होंगे। आइए टेस्ट करते हैं। नर जनन तंत्र, आपको बताना है कि इस अंग का क्या नाम है। वृषण, इसके ऊपर क्या स्थित होता है, अधिवृषण। इसे पतली लंबी नलिका निकल रही है, इसका नाम शुक्रवाहिनी। और इसका नाम जो मूत्राशय के पास स्थित होता है, मूत्राशय के पास शुक्राशय। इस ग्रंथि का नाम प्रोस्टेट ग्रंथि। और ये जो नर जननांग है, बाह्य नर जननांग, इसका नाम शीसन। वृषण, वृषण उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। ये प्राथमिक लैंगिक अंग है, अर्थात लैंगिक अंग में सबसे महत्वपूर्ण अंग वृषण होते हैं। इनके द्वारा शुक्राणु का निर्माण किया जाता है तथा साथ ही यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव भी करता है। नर जनन तंत्र में जो वृषण है इसमें जब शुक्राणु बनते हैं, ये शुक्राणु अधिवृषण और शुक्रवाहिनी से होते हुए शुक्राशय तक पहुंच जाते हैं। फिर शुक्राशय से शुक्राणु
और प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव दोनों आपस में मिलकर शीशन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को स्खलन कहते हैं। स्खलन का मार्ग इस प्रकार होगा कि शुक्राणु वृषण में बनेंगे, फिर ये अधिवृषण में आ जाते हैं। अधिवृषण से ये शुक्रवाहिनी से आएंगे और शुक्राशय तक पहुंच जाते हैं। शुक्राशय से ये प्रोस्टेट के स्राव के साथ शीशन के द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं। मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मादा जनन तंत्र के प्रमुख अंग अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा तथा योनि है। अंडाशय आइए मादा जनन तंत्र को चित्र के द्वारा हम समझते हैं। इनमें जो गोलाकार संरचना दिखाई दे रही है, इनका नाम होता है अंडाशय। अंडाशय से अंडवाहिनी पतली लंबी नलिका निकलती है जो अंडवाहिनी कहलाती है। यह अंडवाहिनी गर्भाशय से जुड़ी हुई रहती है। गर्भाशय का आगे का संकरा भाग ग्रीवा कहलाता है। यह ग्रीवा योनि में खुलता है जो एक पतली लंबी नलिका होती है। आइए अब हम इनको जांचते हैं कि आपको ये नाम याद हुए या नहीं। इसका नाम आपको गेस करना है। गेस कर लिया होगा, इसका नाम है अंडाशय। इसे पतली लंबी नलिका निकल रही है, इसका नाम अंडवाहिनी। इसका नाम गर्भाशय, इसका ग्रीवा और इसका नाम योनि। अंडाशय, अंडाशय को ओवरी भी कहा जाता है। यह उदर गुहा में, जो उदर गुहा होगी अपनी एब्डोमिनल कैविटी जो है उसमें रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होती है। ये प्राथमिक लैंगिक अंग है। जैसे कि हमने पढ़ा था वृषण नर में प्राथमिक लैंगिक अंग है, वैसे ही अंडाशय मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग है। इनके द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। ये मादा हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्राव करती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वृषण है, उसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, शुक्राणु का निर्माण होता है और प्राथमिक लैंगिक अंग है। वैसे ही अंडाशय से मादा हार्मोन एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन निकलेंगे, अंडाणु का निर्माण होगा और यह प्राथमिक लैंगिक अंग है। अंडवाहिनी जो है इसमें निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब क्वेश्चन बनता है कि निषेचन क्या होता है। तो निषेचन के बारे में हम अध्ययन इसी वीडियो में आगे करेंगे। गर्भाशय, गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है, जिसका भी अध्ययन हम आगे करने वाले हैं, तथा योनि के द्वारा शुक्राणुओं की प्राप्ति की जाती है। युग्मक, युग्मक एक अकेली कोशिका को कहा जाता है जो अगुणित होती है। अगुणित का अर्थ होता है कि ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती। इसको हम एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं कि जो मानव है उनमें टोटल गुणसूत्र 46 होते हैं, 46 होते हैं। अगर हम मानव के युग्मक की बात करें तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, यानी उसमें 23 गुणसूत्र होंगे, तो वह कोशिका क्या कहलाएगी? अगुणित कोशिका। यानी युग्मक है ये अगुणित कोशिका होती है। मानव में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, जिनको नर युग्मक तथा मादा युग्मक कहते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु तथा मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं, जिनका चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इन दोनों चित्र में आपने नोट किया होगा कि एन लिखा हुआ है। एन का अर्थ होता है अगुणित, अर्थात जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। युग्मक जनन, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। यह वृषण तथा अंडाशय में संपन्न होती है। वृषण में भी युग्मक जनन होता है और अंडाशय में भी युग्मक जनन होता है।
वृषण में जब युग्मक जनन होगा तो इससे शुक्राणु बनता है, जबकि अंडाशय में युग्मक जनन होगा तो उससे अंडाणु बनता है। युग्मक एकल अगुणित कोशिका होती है, जैसे कि अभी हमने बताया था। निषेचन मानव में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। यह अंडवाहिनी में संपन्न होता है। आइए इसको हम चित्र के द्वारा समझते हैं। अंडाणु जो होता है शुक्राणु के साथ में जुड़ते हैं दोनों आपस में और एक सिंगल कोशिका बना लेते हैं जिसको युग्मनज कहते हैं। तो अंडाणु और शुक्राणु के जुड़ने से युग्मनज का बनना निषेचन कहलाता है। निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है, जो एक पतली लंबी नलिका है। निषेचन के पश्चात जब युग्मनज बन जाता है तो भ्रूण के विकास प्रारंभ होता है। भ्रूण के विकास में जो युग्मनज होता है ये एक कोशिका होती है। इसमें विभाजन होने से बहुत सारी कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है जिसे कोरक कहते हैं। फिर कोरक में और विभाजन होता है जिनसे भ्रूण की अलग अलग अवस्थाएं बनती है। लगातार विभाजन होता रहता है और भ्रूण की अलग अलग अवस्थाएं बनती है और अंत में गर्भ का निर्माण हो जाता है। यह गर्भ विकसित होकर शिशु का निर्माण कर लेता है। प्लेसेंटा या अपरा यह एक महत्वपूर्ण अंग है जो भ्रूण या गर्भ को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। यह एक पतली लंबी नलिका होती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है कि गर्भ जो है उससे एक पतली लंबी नलिका निकल रही है जो गर्भाशय से जुड़ी हुई रहती है। गर्भाशय से फिर जो रक्त है वो इस प्लेसेंटा के द्वारा होकर गर्भ तक पहुंचता है और गर्भ को पोषण प्राप्त होता है। जो गर्भ है उसकी कोशिकाओं को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, ऑक्सीजन इन सभी की आवश्यकता होती है। वह प्लेसेंटा के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। प्रसव प्रसव जब गर्भ पूर्ण विकसित हो जाता है तो इसका मादा के शरीर से बाहर आने की जो प्रक्रिया होगी उसको प्रसव या पार्चुरेशन कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए aliscience.in पर विजिट करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। कोई नया सुझाव या पढ़ाने का नया कोई आइडिया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।